ये बात है सन 1500 से 600 ईसा पूर्व के मध्य की, जब वैदिक काल का आरंभ हुआ और इसी समय आर्यों का भारत में आगमन हुआ। आर्य कोई जाति नहीं थे, बल्कि एक भाषाई वर्ग के रूप में आर्यों को पहचाना जाता था। भारत में आर्य कई समूहों में आए थे। ये सभी लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, इसलिए आर्यों को विद्वान माना जाता था। आर्यों ने सैंधव क्षेत्र या भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र से भारत में प्रवेश लिया था। आर्यों का सामाजिक जीवन कबीलाई या चरवाहा प्रकार का था। ये लोग एक जगह जीवन व्यतीत नहीं करते थे, बल्कि घुमक्कड़ प्रकृति के थे। आर्य जिन क्षेत्रों में प्रवासी के तौर पर जाते थे, वहां पहले से निवास कर रहे लोगों के साथ इनका संघर्ष होता था और परिणाम स्वरूप आर्यों की विजय होती थी और उस क्षेत्र पर आर्यों का कब्जा हो जाता था। आर्यों का जीवन युद्ध से भरा हुआ था। ये युद्ध में रथ, कांसे की तलवार और कांसे की कवच का प्रयोग करते थे, जो उस वक्त की तकनीक से काफी आगे था। आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण कबीला भरत कबीला था। भरत कबीले के लोग तीर्थसु वंश के थे। कहा जाता है भरत कबीले के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भरत कबीले के अलावा पुरु कबीला, अड़ु कबीला, ध्रुव कबीला, यदु कबीला और तुर्वस कबीले भी थे। इन 5 कबीलों को पंचजन कबीला कहा जाता था। ऋग्वेद में इन कबीलों के मध्य एक युद्ध का उल्लेख भी मिलता है। इस युद्ध का मुख्य कारण था कि भरत कबीले के गुरु विश्वामित्र थे, परंतु इन्हें हटाकर इनके स्थान पर वशिष्ठ को गुरु बना दिया गया था, जिससे नाराज होकर विश्वामित्र ने भरत कबीले के खिलाफ 10 कबीलों को इकट्ठा किया और ये युद्ध रावी नदी के किनारे हुआ। गुरु पद को लेकर इस युद्ध में परिणाम स्वरूप भरत कबीले की जीत हुई। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत रहे। विलियम जोन्स ने कहा कि आर्य यूरोप के निवासी थे, पर मैक्स मूलर ने कहा कि आर्य एशिया के निवासी थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ये उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। इस पर बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस नाम की एक किताब भी लिखी। निष्कर्ष यह निकला कि आर्य मूल रूप से यूरोपियन ही थे, पर समय के साथ साथ ये लोग विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में पलायन करते रहे और इसी परिप्रेक्ष्य में आर्यों की एक शाखा ईरान, अफगानिस्तान से होते हुए भारत में आई थी। अध्ययन की सुविधा के लिए वैदिक संस्कृति को 2 भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक रहा। आर्यों का जनजीवन चरवाहा या घुमक्कड़ होने के कारण पशुपालन ही आर्थिक पेशा था। उस समय मुद्रा का चलन नहीं था, इसलिए पशु ही इनकी संपत्ति होती थी। पशु में ये गाय पालते थे और गाय की महत्वता बहुत अधिक थी। पर ऋग्वेद में लगभग 10,500 वेद हैं, जिनमें से 24 श्लोकों में कृषि संबंधी बातें देखने को मिलती है, जिससे पता चलता है कि इतने लंबे समय अंतराल में कुछ लोगों ने स्थायी जीवन जीना प्रारंभ कर दिया था। आर्यों की प्रशासनिक इकाई में सबसे छोटी इकाई कुल होती थी। कुल का मतलब परिवार, और परिवार में सबसे वृद्ध व्यक्ति को ही कुल का मुखिया बनाया जाता था, जिसे कुलप कहा जाता था। जब कई परिवार आपस में मिलते थे तो उसे गांव कहते थे और गांव के मुखिया को ग्रमणी कहा जाता था। इसी प्रकार जब कई गांव आपस में मिलते थे तो उन्हें विश कहा जाता था और विश के मुखिया को विशपति। कई विश के आपस में मिलने पर जन बनता था और जन के मुखिया को राजन कहा जाता था। आर्यों के प्रशासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था, किंतु अभी भी राजा का निर्वाचन नहीं होता था। जो कबीले का सबसे योग्य व्यक्ति होता था उसे राजा बना दिया जाता था। राजा का कार्य कबीले की सुरक्षा करना था, जिसके बदले में कबीले के लोग राजा को बलि देते थे, मतलब कर, जिसमें खाद्य पदार्थ शामिल होते थे। ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति को देखा जाए तो वर्तमान समय से भी ये काफी उच्च श्रेणी की थी। समाज पुरुष प्रधान था, लेकिन महिलाओं को उनके सभी अधिकार प्राप्त थे, जैसे अपना वर स्वयं चुनने की स्वतंत्रता थी, एक पत्नी प्रथा थी, विधवा विवाह होता था, यहाँ तक कि अंतरजातीय विवाह भी होता था, जिसका उदाहरण अगस्त ऋषि का विवाह लोपामुद्रा के साथ हुआ था। तथा महिलाएं जनेऊ धारण करती थी और पूजा में पुरुषों के साथ भाग भी लेती थी, तथा पुरुष एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता था। इस समय पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना होती थी ताकि वह युद्ध लड़ सके। इस प्रार्थना के अंतर्गत यदि किसी महिला के पति का देहांत युद्ध में हो गया तो उस महिला को पुत्र प्राप्ति के लिए किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह करने की स्वतंत्रता थी। ऋग्वैदिक आर्यों का जीवन भौतिक परिस्थितियों से जुड़ा हुआ था। ये प्राकृतिक घटनाओं को समझ नहीं पाते थे, जैसे दिन से रात हो जाना, सूर्य का दिखना और छिप जाना, जिस कारण आर्यों ने प्रकृति की पूजा करना प्रारंभ कर दिया, जिस कारण आर्य को प्रकृतिवादी कहा गया। ऋग्वैदिक काल का अंत होते होते समाज में वर्ण व्यवस्था का आरंभ हो चुका था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सबसे पहली बार वर्ण व्यवस्था की बात कही गई। ऋग्वैदिक काल में वर्ण का प्रयोग रंग के संदर्भ में हुआ था, न कि जाति के रूप में, परंतु उत्तर वैदिक काल की शुरुआत होते ही हर एक वर्ण का कार्य निश्चित कर दिया गया था और धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था की परिभाषा ही बदलती चली गई।